নজর রাখবো রাজ্যসভায় এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন রাজনাথ সিং। भी तैयार हुआ है। इस संबंध में हमने कई ठोस कदम भी उठाए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी तथा इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट को सुदृढ़ बनाना, सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट तथा पूर्वोत्तर वासियों की कई लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स को एड्रेस करना भी शामिल है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के संबंध में आपके तथा पूर्वोत्तर में जो कंसर्न हैं उनसे मैं अच्छी तरह अवगत हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के संबंध में कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसलिए लेकर आए हैं ताकि हमारे 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के माइग्रेंट्स की संकटपूर्ण परिस्थितियों का निवारण किया जा सके। ये वैसे लोग हैं जो रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण भारत में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं। उपसभापति महोदय, इसको लेकर असम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ अन्य राज्यों में भी कुछ लोगों के मन में शायद कुछ आशंकाएं हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बिल सिर्फ असम में रह रहे माइग्रेंट्स के लिए नहीं है, न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट्स की भलाई के लिए है। हजारों की संख्या में माइग्रेंट्स देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर भी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इस समय रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा उपसभापति महोदय कि यह विधेयक देश के सभी स्टेट्स और यूटीज के लिए भी लागू होगा। यह किसी एक राज्य अथवा क्षेत्र के लिए नहीं है। इसके पीछे जो हमारी सोच है वह यह है कि उत्पीड़न के शिकार ऐसे माइग्रेंट्स देश में कहीं भी हैं वहां इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकें और उसके बाद किसी भी इंडियन सिटीजन की तरह देश के किसी भी राज्य में रह सके। उनकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, न कि किसी एक राज्य की। जिम्मेदारी केवल असम की नहीं होगी, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, या केवल नॉर्थ ईस्ट की नहीं होगी, यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि असम राज्य कई दशकों से इल्लीगल माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। असम में वर्ष 1979 और 1985 के दौरान एक आंदोलन भी छिड़ा था। 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे हम असम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। मैंने लोकसभा में कल भी बताया तथा आज इस सदन को भी बताना चाहूंगा कि हमने असम समझौते को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि असम में एनआरसी के काम को पूरा करना, असम एकॉर्ड के क्लॉज 6 को लागू करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन करना, और हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है उपसभापति महोदय। यह कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स से परामर्श करके असम विधानसभा तथा लोकल बॉडीज में सीटों के रिजर्वेशन और असम के लोगों के लिए राज्य सरकार में नौकरियों में भी रिजर्वेशन, असमी तथा असम के लोगों की अन्य लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करने के उपायों तथा असम के लोगों की कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस यह हाई लेवल कमेटी 6 माह के अंदर ही देगी। असम की 6 कम्युनिटीज कोच राजवंती, सूटिया, मोरन, मोटक, डायोहोम तथा टी ट्राइब्स को ट्राइबल स्टेटस करने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। असम की सरकार वर्ष 1980 से इसके लिए बराबर अपनी रिकमेंडेशन भेज रही है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की असम में सरकार क्यों न रही हो। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 29 फरवरी 2016 को एक कमेटी का भी गठन किया था। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समिति ने 29 दिसंबर 2018 को अपनी रिकमेंडेशंस भी दे दी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल एवं एसटी कमीशन की रिकमेंडेशन भी प्राप्त कर ली हैं।
हमारी सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसके लिए संविधान संशोधन के लिए बिल आज संसद में पेश भी कर दिया है। मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन 6 कम्युनिटीज को ट्राइब्स का स्टेटस देते समय यह इंश्योर किया जाएगा कि असम की एग्जिस्टिंग ट्राइब्स के सभी इंटरेस्ट, राइट्स एवं प्रिविलेजेस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। मैं फिर से इस बात को उपसभापति महोदय दोहराना चाहता हूं कि 6 कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस देने के साथ हम यह भी इंश्योर करेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं उनका इंटरेस्ट, उनकी राइट्स और उनके प्रिविलेजेस किसी भी सूरत में हर्ट न होने पाए, हम उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके लिए असम की राज्य सरकार को स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करने के बाद एप्रोप्रिएट प्रोविजंस करने के लिए कहा भी जा चुका है। हम बोडो कम्युनिटी की बहुत सारी पेंडिंग डिमांड्स थी, उनके बारे में भी चिंतित हैं और 2003 में जो बोडो एकॉर्ड हुआ था उसके बाद संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना उपसभापति महोदय की गई थी तथा काउंसिल को बहुत सारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और साथ ही जुडिशियल पावर्स भी दिए गए थे। विभिन्न बोडो ऑर्गेनाइजेशन से बराबर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को प्राप्त होते रहे। हम इसी प्रकार से हिल एरियाज में रहने वाले बोडो कचारी तथा प्लेन्स में रहने वाले कार्बी समुदाय के लोगों को भी ट्राइब्स का स्टेटस देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही यह कार्रवाई पूरी होगी। साथ ही 6th शेड्यूल की ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ज्यादा अधिकार भी दिए जाएंगे। इस संबंध में भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। कैबिनेट ने 2 जनवरी को यह निर्णय लिया है कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फंडेड एक बोडो म्यूजियम एवं भाषा तथा सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना भी करेगा और साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कोकराझार में मौजूदा जो आकाशवाणी केंद्र है और दूरदर्शन केंद्र है उसका भी मॉडर्नाइजेशन करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, रेल मंत्रालय बीटीएडी से गुजरने वाली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम अब आरोनाई एक्सप्रेस रखेगा। इसकी भी बड़े लंबे समय से, क्योंकि इसके साथ एक उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। असम में विभिन्न संगठनों द्वारा कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। इनमें असम में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने हेतु एक न्यू लैंड पॉलिसी, न्यू लैंड लॉज तथा स्पेसिफिक एरियाज को प्रोटेक्टेड रेवेन्यू एरियाज के रूप में एयरमार्क करना भी शामिल है। असम की राज्य सरकार से इन मामलों को एड्रेस करने तथा इंडिजिनस लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं, भाषाओं और बोलियों के रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना के लिए भी कहा गया है। मैं इस सदन को उपसभापति महोदय विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य के वासियों की आइडेंटिटी एवं कल्चर को प्रिजर्व करने तथा वहां पर शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन सभी राज्यों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं और रहेंगे और उनकी जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो भी उपाय करने होंगे वह सारे उपाय करेंगे उपसभापति महोदय। और हमने पिछले 4 वर्षों में इल्लीगल माइग्रेशन की रोकथाम के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने के लिए भी कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसके बारे में मैं सदन को पहले ही सूचित कर चुका हूं। और मैं पुनः इस सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि असम ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट की जनता की आकांक्षाओं, उनकी भावनाओं को पूरी तरह से संरक्षण देने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हमारी सरकार वो कदम उठाएगी। धन्यवाद। इसमें आवर रिजर्वेशन में क्लियरिफिकेशन। 1 ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করবে কেন্দ্র। অধিবেশন শুরু 31 জানুয়ারি। বাজেট অধিবেশন চলবে
13ই ফেব্রুয়ারি লোকসভা ভোটের জন্যই এগিয়ে এলো এই অধিবেশন। আরো একবার জানিয়ে রাখতে চাইবো, 1 ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করবে কেন্দ্র। অধিবেশন শুরু 31 জানুয়ারি, বাজেট অধিবেশন চলবে 13ই ফেব্রুয়ারি।